नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कविश आईएएस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का श्रृंखला, यानी प्रीवियस ईयर की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और उसको देखेंगे ब्रेक डाउन करके कि यूपीएससी का ट्रेंड कैसा रहा है। अब देखो, यूपीएससी को क्रैक करने के लिए या फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उसके सिलेबस और पीवाईक्यूज को एनालाइज करना, क्योंकि पीवाईक्यूज को अगर आप जब तक देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको ये पूरी तरीके से अंदाजा नहीं मिलेगा कि किस सेक्शन से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और वेटेज का पता चलता है। सबसे पहली बात, वेटेज का पता चलने के साथ साथ आपको ये भी पता चल पाएगा कि एक टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट के अंदर में क्वेश्चंस को कैसे करना है, वो भी आप सीख पाएंगे इसको। तो आइए देखते हैं, हम लोग आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम पूरे 10 साल तक के क्वेश्चंस को देखें। आज 2025 यानी 2025 में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बोर्ड पे क्वेश्चंस को दिखाऊंगा और आपसे यही मेरा एक निवेदन रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पहले आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, अगर नहीं होता है तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा ही होता है, बट धीरे धीरे करते करते आपको आने लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना। कुछ कंट्रीज के बारे में दिया हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ साथ। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना, और बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, वेनेजुएला, ये सब कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। और पूछा है एंडीज माउंटेन पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब पूछा है कि एंडीज माउंटेन का सवाल है। देखो, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये मैपिंग का क्वेश्चन है ना। यूपीएससी में मैपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैपिंग एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, और ये मैपिंग का क्वेश्चन है यूपीएससी का। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा देश जो है वो, यानी माउंटेन, एंडीज माउंटेन है, कौन कौन से देश से होकर के गुजरता है। क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब देखो हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो क्या ये आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा। मैं आपका आंसर बताता हूं इसका। बोलिविया से होके गुजरता है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्राजील से नहीं गुजरता है, कोलंबिया से होके गुजरता है, इक्वाडोर से गुजरता है, पैराग्वे से नहीं है, वेनेजुएला से है। तो आइए अब जरा हम लोग देखते हैं इससे जुड़े हुए अलग अलग फैक्ट्स के बारे में भी। ठीक है, हो सकता है अगली बार वो क्वेश्चन में आ जाए। तो देखो, अगर मैं बात करूं एंडीज माउंटेन की, ठीक है, तो एंडीज माउंटेन एक दुनिया की, ठीक है, दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है। दुनिया में जो एंडीज माउंटेन है, ठीक है, एंडीज माउंटेन, ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया में। इससे बड़ा माउंटेन रेंज तो कोई है ही नहीं, पहली बात। ठीक है, अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप जरा यहां पर ध्यान से देखो। यहां पर चिली से ये स्टार्ट होता है और होते 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 ऑल द वे इट गोज अप टू द कोलंबिया को भी पार करके वेनेजुएला तक पहुंच जाता है ये। तो इतना बड़ा माउंटेन रेंज है, 4500 माइल्स, 4500 माइल्स, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये इतनी लंबी है। और यही नहीं, दुनिया की सेकेंड टॉलेस्ट माउंटेन रेंज भी है, सेकेंड टॉलेस्ट, ठीक है, सेकेंड टॉलेस्ट माउंटेन रेंज भी है ये दुनिया की। तो ये भी देखो, ये इसकी खासियत है। इसके अंदर बहुत सारे पहाड़ हैं और बहुत सारे आप देख सकते हो वोल्केनोस भी सिचुएटेड है। बट आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ये कौन कौन से कंट्री से होके गुजरती है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को ब्रेक करना हो तो देखो, एंडीज को मैं चाहूं तो 3 हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूं। एंडीज माउंटेन को, जो इसका साउथ का एरिया है, ठीक है, साउथ का एरिया देख सकते हो आप, यहाँ पे चिली है और अर्जेंटीना है। चिली और अर्जेंटीना, यानी साउथ में 2 देश हैं, चिली और अर्जेंटीना, यानी साउथ एंडीज में 2 कंट्रीज हैं, है ना, साउथ एंडीज में चिली और अर्जेंटीना। ऐसे ही जब आप सेंट्रल
सेंट्रल एंडीज में आते हो तो वहां पर भी आपको दो कंट्रीज देखने को मिलेंगे, पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया यानी 2 और 2 4 कंट्रीज हो गए। अब बच गए हमारा नॉर्दर्न एंडीज। नॉर्दर्न एंडीज की बात करूं तो यहां पे 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। तो टोटल 7 देशों से होके गुजरता है, यानी एंडीज माउंटेन जो है वो टोटल 7 देशों से 7 कंट्रीज से होकर के गुजरता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में भी सॉल्व करने हैं। और याद रखिए, मैपिंग का क्वेश्चन इज वन ऑफ द फेवरेट पार्ट्स ऑफ द यूपीएससी। वो हर बार पूछता ही है आपसे, पिछली बार भी पूछा है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो है लेक के बारे में, वाटर बॉडीज के बारे में है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो पूछ रहा है, वाटर बॉडी का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि लेक तंगनीका, ठीक है, फिर लेक टोनले साप और पैटोस लगून, थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास। पूछ रहा है, ये 3 वाटर बॉडीज दी गई हैं आपके सामने और पूछ रहा है कि इक्वेटर कहां से पास होता है। अब देखो ये है अर्थ और आपको मालूम है कि ये जो लाइन जा रही है ये है आपका 0 डिग्री, विच इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटर, ठीक है। अब ये इक्वेटर है, आपको मालूम है इक्वेटर है ना। अब पूछ रहा है कि कहां पर ये तीनों लेक हैं और कहां पर सिचुएटेड है, इक्वेटर के ऊपर है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं पहले लेक तंगनीका की बात करूं मैं, तो जो लेक तंगनीका है ये जो है ये अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, अफ्रीका की, ठीक है, अफ्रीकाज लार्जेस्ट वाटर बॉडी है ना, लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, ठीक है। और अगर अमाउंट ऑफ वाटर की बात करूं तो सेकेंड डीपेस्ट, ठीक है, सेकेंड डीपेस्ट लेक भी है ये, सेकेंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है, दुनिया की सबसे। सेकेंड तो मैंने बता दिया लेक तंगनीका है। और अगर बात करूं इसकी सिचुएशन की तो देखो ये तो जो है वो आपका लगभग 6.5 डिग्री साउथ में सिचुएटेड है इक्वेटर के यहां पर, तो यानी ये तो होने वाला नहीं है। लेक टोनले साप की अगर बात करूं मैं, लेक टोनले साप जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ये जो है ये भी एक लेक है और ये सिचुएटेड है कंबोडिया में, ठीक है। और ये है दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नहीं, साउथ एशिया की, ठीक है, साउथ एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। और ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये कंबोडिया के पास है जो कि बहुत ही नीचे में है आपका इक्वेटर से। फिर बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 पैटोस लगून। ये कहां पर है, तो देखो ये है लोकेटेड ब्राजील के अंदर है और ये भी बहुत बड़ा लगून है, इनफैक्ट सबसे बड़े, वन ऑफ द लार्जेस्ट लगून्स इन द वर्ल्ड है, ठीक है, पैटोस लगून, और ब्राजील के अंदर सिचुएटेड है। लगून क्या होते हैं, लगून बेसिकली वो फॉर्मेशन है, ये ओशंस का ही पार्ट होते हैं, सी का ही पार्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी सैंड के एक्यूमुलेशन की वजह से, सिल्ट के एक्यूमुलेशन की वजह से सैंड बार बन जाते हैं, जिनकी वजह से एक वाटर बॉडी, ठीक है, जैसे ये वाटर बॉडी है, ये वाटर है, अब यहां बीच में क्या होता है, कभी कभी यहां पर सैंड बार बन जाते हैं, इस तरह से ये सैंड बार बन जाते हैं सिल्ट की वजह से। और यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये जो पानी है ये अलग हो जाता है इससे, ये पानी अलग हो जाता है इस वाटर बॉडी से, मेन वाटर बॉडी से अलग हो जाता है, यही क्या हो जाता है हमारा, यही हमारा लगून बन जाता है, लगून होता है। अब देखो ये तो ब्राजील में है, तो ये तो बहुत ही नीचे 30 डिग्रीज, ये कहां पर है अगर देखा जाए तो 30 डिग्री साउथ पर लोकेटेड है, यानी बहुत ही नीचे में है। तो अगर हम लोग इस चीज को देखें तो इससे पता चलता है कि इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही नहीं है। हाँ, अफ्रीका की एक लेक है, इसका नाम है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया है, ठीक है, लेक विक्टोरिया, ठीक है। ये जो है वो इक्वेटर पे सिचुएटेड है, युगांडा का और केनिया और तंजानिया 3 देशों में वो सिचुएटेड है, यहीं से नाइल रिवर निकलती है, वो सिचुएटेड था। अगर वो ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर हो जाता, बट वो तो था नहीं,
इसलिए ये तीनों के तीनों ही हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वही चीज यहां बताया हुआ भी है। ठीक है, अगर मैं सिचुएशंस की बात करूं तो देखिए आप मैप में भी देख सकते हो कि यहां पर आपका है पेटोज लगून, कुछ यहां पर है, इस जगह पर है, जो कि इक्वेटर से बहुत नीचे है। यहां पर आपका देखो लेक टंगानिका है। ठीक है, लेक टंगानिका एक रिफ्ट लेक है। ठीक है, और यहां पर आपका है लेक टोनले साप। ठीक है, जो कि इक्वेटर से बहुत नीचे है वो भी। तो आते हैं अब हमारे अगले प्रश्न के ऊपर, जो थर्ड क्वेश्चन है, विच इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक। हल्दी के बारे में सवाल है ये। टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2022-2023 इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, यानी इंडिया में 30 से ज्यादा प्रकार के टर्मरिक हैं। और इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली जुड़ा हुआ है हमारे स्वास्थ्य से, हमारी खेती से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ हमारे खाने से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम इंडिया के लोग दुनिया भर में सबसे ज्यादा टर्मरिक यानी हल्दी का प्रोडक्शन कहीं पे होता है तो इंडिया में ही होता है, और हम ही हैं सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों स्टेटमेंट सही हैं और हम ही लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर हैं इसके। देखो यहाँ पे बताया हुआ भी है ना, तो हम ही लोग इसके हैं। देखो, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर, यानी हम लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, हम लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं और हम लोग दूसरे देशों में भेजने भी रहे हैं सबसे ज्यादा। कितना ज्यादा, तो देखो जरा ध्यान से, 75% ऑफ द ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन, यानी दुनिया भर में जितना भी टर्मरिक बन रहा होगा उसका 75% तो अकेले इंडिया में बन जाता है। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। और यही नहीं, अगर आप यहां पर ध्यान दो तो 3.25 लाख हेक्टेयर में हम लोगों ने टर्मरिक ग्रो किया था 2022-2023 में। ठीक है, और उसमें प्रोडक्शन था 11.61 लाख टन का प्रोडक्शन किया था। इंडिया में 30 से ज्यादा वेराइटीज की टर्मरिक उगाई जाती हैं और इंडिया का अगर मैं कोई स्टेट सबसे नंबर 1 पे बताऊं तो वो तेलंगाना होगा, जो कि टर्मरिक प्रोडक्शन में बहुत आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है, ये सब स्टेट है जो कि टर्मरिक प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ना। ये हर एक जो ज्योग्राफी जो पहली बार पढ़ भी रहा होगा उसको ये जियोमॉर्फोलॉजी में देखने को जरूर मिलेगा। क्या पूछा है, द बेल्ट ऑफ द एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, यानी जो एंशिएंट रॉक्स मिले हैं ब्राजील के ऊपर वो है अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका से मैच करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एविडेंस नंबर 1। दूसरा, द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना वर डेराइव्ड फ्रॉम द ब्राजीलियन प्लेटू, यानी जो घाना में जो गोल्ड मिले हुए हैं वो ब्राजील के हैं। ये दूसरा एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। तीसरा, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव बीन द काउंटर पार्ट्स इन द 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। यानी जो इंडिया में, अगर आप देखो इंडिया में जो सेडिमेंट्स मिले हैं गोंडवाना सिस्टम के, वो सदर्न हेमिस्फीयर के डिफरेंट 6 लैंड मासेस से मैच करते हैं। ये तीसरा एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। पूछा है कि क्या ये तीनों सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब देखो मैं इसका ऑप्शन का आंसर बता देता हूं, फिर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, ये सब इसके एविडेंसेस लिखे हुए हैं, बट मैं आपको बताता हूं अलग से इसका एविडेंसेस कि क्या है इसके एविडेंसेस। ठीक है, तो देखो बात करूं अगर मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मुझे लगता है कि पूरे दुनिया भर में
है ना, बहुत सारी रेवोल्यूशनरी थ्योरीज आई हैं, जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आइंस्टीन का है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है। बट ये जो थ्योरी है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको बहुत नजरअंदाज किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट थ्योरीज गिवन एवर, ठीक है, और बहुत चौंकाने वाली है और बहुत क्यूरियोसिटी पैदा करती है। ये थ्योरी क्या था? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, एक एल्फ्रेड वेगनर थे, ठीक ना, एल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने ये थ्योरी दिया था। कब दिया था? तो ये थ्योरी दिया था उन्होंने 1912 में दिया था, 1912 में ये थ्योरी दिया था। और ये थ्योरी क्या था? उनका कहना था कि ये थ्योरी, दिस थ्योरी वाज ऑल अबाउट, कि उनका कहना था कि एक समय ऐसा था, आज से लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले, कार्बोनीफेरस टाइम की बात है, यानी अगर उसकी भी बात पहले बोलूं तो अगर एग्जैक्ट बताऊं तो पर्मियन पीरियड के टाइम पे एक सुपर कॉन्टिनेंट था। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया, ठीक है, और ये सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, और उसके आसपास में, ठीक है, उसके आसपास में क्या था कि देयर वाज ओशियन ऑल अराउंड, ओशियन ऑल अराउंड, ठीक है, और ये जो ओशियन था इसका नाम था पैंथालासा, ठीक है, ओशियन का नाम था पैंथालासा। तो दिस वाज द कॉन्टिनेंट, ठीक ना, ये कॉन्टिनेंट था, एक लार्ज कॉन्टिनेंट था, इस कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया, और फिर उसके बाद एक सुपर ओशियन था जिसका नाम था पैंथालासा। अब उनका कहना था कि आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले, यानी 250 मिलियन ईयर्स अगो, ये पेंजिया टूट गया, ठीक है, ये पेंजिया जो था वो टूट गया, और ये इसके अंदर ब्रेक आ गया, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ब्रेक आ गया, एक क्रैक पड़ गया, और ऊपर का पार्ट हो गया लॉरेंशिया, ठीक है, लॉरेंशिया बन गया, और नीचे का पार्ट बन गया गोंडवाना, ठीक है, और ये दोनों टूट करके अलग हुए। और आज के टाइम पे जो हम लोग मैप देखते हैं दुनिया का, वो उसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर आज बना है। इनका कहने का बेसिकली मतलब था कि कॉन्टिनेंट जो है ना, कॉन्टिनेंट इनका कहना था कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। अभी बहुत रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी उस टाइम की, उनका कहना था कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, इस तरीके की चीजें उन्होंने बताई थी, और इसके बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए थे, जैसे जिग्सॉ फिट का दिया था, है ना, जिग्सॉ फिट का एविडेंस दिया था, फॉसिल फ्यूल्स के एविडेंस दिए थे, जैसे उन्होंने बताया था जिग्सॉ फिट में कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इनकी ये दोनों जुड़ सकते हैं। फॉसिल एविडेंसेस दिए थे कि बहुत सारे जानवरों के फॉसिल्स अगर बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स पे या कॉन्टिनेंट्स पे मिल रहे हैं तो इसका प्रमाण है कि वो कभी ना कभी एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी थियरी था। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ समझने को मिला होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। यानी पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब ट्रॉपिकल एरियाज में और टेम्परेट एरियाज में ज्यादा होते हैं और इक्वेटर पे और पोलर पे कम होते हैं। डस्ट पार्टिकल से सवाल है। दूसरा स्टेटमेंट कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। यानी सब ट्रॉपिकल एरियाज में और टेम्परेट एरियाज में जो विंड्स हैं दे आर लेस ड्राई, ऐसा उसका कहना है। अब पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो बात यह है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बट दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यानी कि इसका हम लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। लेकिन आइए अब हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो इसका जवाब है कि पहले तो जानते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। अगर मैं डस्ट पार्टिकल्स की बात करूं, डस्ट पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं डस्ट पार्टिकल्स। अगर ये डस्ट पार्टिकल्स अगर ना हो तो क्लाउड ही नहीं बनेगा। एक बात याद रखना, क्लाउड बनने के लिए डस्ट पार्टिकल्स का होना बहुत जरूरी है। इसलिए यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। अब पूछा है कि किस एरिया में मिलते हैं, बट उससे पहले जानते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो देखो डस्ट पार्टिकल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन सॉइल, कैन बी अ सी सॉल्ट, नमक हो सकता है, नमक के टुकड़े, या फिर सॉइल, या फिर स्मोक या सूट, यानी जो गाड़ियों से व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं हो सकता है, ऐश हो सकता है, पॉलन हो सकता है,
डस्ट हो सकता है, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियर्स, जो मीटियोराइट्स होते हैं उसके भी छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स। और ये डस्ट पार्टिकल्स बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, जो कि क्लाउड बनने में मदद करता है। अब हमारा सवाल था कि किस एरिया में सबसे ज्यादा होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। तो देखो ये तो बिल्कुल सही बात है, सब ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट टेम्परेट एरिया, सब ट्रॉपिकल के बाद कहीं सबसे ज्यादा होगा तो टेम्परेट एरियाज में होगा। अब ऐसा क्यों है, देखो जरा ध्यान से, तो ये जो सब ट्रॉपिकल एरियाज है ना, यहाँ पर हवाएं इक्वेटर से उठ करके यहाँ पे गिरती हैं और यहाँ पर बनता है एक हाई प्रेशर बेल्ट। अब हाई प्रेशर बेल्ट बनने की वजह से ये पूरा जो एरिया देख रहे हो आप ना, ये एरिया डेजर्ट एरिया बन जाता है। ठीक है, पूरा एरिया नहीं, इस एरिया के कहीं कहीं बीच बीच में आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। अब ये डेजर्ट जो होते हैं बेसिकली उनके वो बहुत धूल मिट्टी और कण से भरे होते हैं, तो हवा चलती है तो धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ पर, तो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। टेम्परेट रीजन में भी मिलेगा, ठीक है, टेम्परेट रीजन में भी मिलेगा, ये बात भी सही था उस क्वेश्चन का। बट हाँ, इक्वेटर पे नहीं मिलेगा, इक्वेटर पे आपको उतने डस्ट पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, ये देखो इक्वेटर एक लो प्रेशर वाला एरिया है, यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, यहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा है। अब बारिश ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा कम मिलता है। और बात करें अगर पोलर रीजन्स की, तो ये तो पूरा आइस से बना हुआ है ना, आइस है यहाँ पर, तो यहाँ पर धूल मिट्टी के कण मौजूद हों ऐसा बहुत कम ही है। तो इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट था। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट जो उसमें बोला गया था कि सब ट्रॉपिकल हाई और टेम्परेट रीजन्स के अंदर में जो विंड्स होती हैं वो लेस ड्राई होती हैं। अब आपको पता है विंड्स भी दो तरीके की होती हैं, एक ड्राई और एक मॉइस्ट। तो यानी ये बोल रहा है लेस ड्राई होती हैं, लेस ड्राई नहीं, यहाँ तो कंप्लीटली ड्राई होती है, तभी तो यहाँ पे आप देखो ना यहाँ पर डेजर्ट बन रहा है। ठीक है, इसीलिए यहां पर ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ये लेस ड्राई नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पे ज्यादा होती हैं। ठीक है, इनफैक्ट सब ट्रॉपिकल एरियाज और इसके एरिया में इन लोग इक्वेटर एरिया और पोलर एरियाज पर अगर आप देखोगे, इक्वेटर पे देखोगे तो हवा जो है वो मॉइस्ट में मिलेगा आपको, पोलर पर आपका कंडीशन डिफरेंट है, हाई प्रेशर एरिया है, बट सब ट्रॉपिकल एरियाज में आपको इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, आप मेरे साथ पढ़िए पहले और खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से पढ़े तो, और कीवर्ड्स को पता करते चलिए साथ साथ में। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है जनवरी का महीना है, ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। बोल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म्स बेंड हो जाते हैं, आइसोथर्म्स मुड़ जाते हैं। कहां पे मुड़ जाते हैं, तो इक्वेटर की तरफ मुड़ जाते हैं। इक्वेटर की तरफ कहां मुड़ते हैं, जहां पर भी जमीन हो, लैंड मास हो। और पोल की तरफ मुड़ जाते हैं कहां पर, जहां पर भी ओशियंस हो। यानी आइसोथर्म्स जो हैं वो मुड़ जा रहे हैं जनवरी के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखो ये क्वेश्चन पूछने का भी कारण है। दूसरा स्टेटमेंट, जनवरी के ही महीने में एयर जो है ना ओशियंस के ऊपर वार्मर होती है, यानी हवा जो है ओशंस के ऊपर वार्मर होती है देन दैट ऑफ द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी जो हवा है वो ओशियंस के ऊपर जो है वो गर्म है और जो लैंड मासेस के ऊपर थोड़ा सा ठंडी है। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 था। तो अब हम लोग पता करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो देखो अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट ओनली, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अब इसी के साथ थोड़ा जान लेते हैं कि आइसोथर्म्स होते क्या हैं। देखिए यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, बट मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो क्या होता है आइसोथर्म, तो आइसोथर्म को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसका फिनोमेना जान लेते हैं आइसोथर्म के बारे में, कि आइसोथर्म्स होते हैं बेसिकली दीज आर द लाइंस, ठीक है। थर्म जहां भी शब्द लिख के आ जाए उसका मतलब होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्म्स क्या है, दीज आर द लाइंस, ठीक है, ज्वाइनिंग, दीज आर द लाइंस ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग द एरियाज ऑफ इक्वल टेम्परेचर, ठीक है। यानी एक समान टेम्परेचर को जोड़ने वाली ये लाइन है।
अच्छा, ये तो बात समझ में आ गया कि एक लाइन वाले टेम्परेचर को जोड़ती है। बेसिकली जो आइसोथर्म है ना, आइसोथर्म ये एक स्ट्रेट होती है, एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, है ना, स्ट्रेट होती है। इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन जो कि बिल्कुल लैटिट्यूड से इसका संबंध है, इसीलिए स्ट्रेट बता रहा हूं मैं, स्ट्रेट लिख रहा हूं, बट स्ट्रेट होगी नहीं, देखना क्यों। स्ट्रेट लाइन होती है जनरली लैटिट्यूड की तरफ, बट ये बेंड कर जाती है। अगर आप देखोगे तो आइसोथर्म को एकदम ऐसा चलना चाहिए था, स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट चलना चाहिए था लैटिट्यूड पे, बट ये स्ट्रेट नहीं चलती है। ये क्या होती है, ये मुड़ जाती है, ये मुड़ जाती है, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस तरह से मुड़ जाती है ये। और इसके मुड़ने के कारण से ही इसने यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए जरा देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखो, अगर मैं यहां पर एक नॉर्थ अमेरिका का एक मैप बनाता हूं यहां पे, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का एक मैप बनाता हूं मैं यहां पे, और आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉर्थ अमेरिका है ना, और यहां पर हमारे पास है ओशियन। कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, और इस तरफ है आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, यानी ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ले लेते हैं एक आइसोथर्मिक लाइन को ले लेते हैं। देखो, अगर जनवरी का महीना होगा ना, जनवरी का महीना होगा, तो वहां पर आप देखना कि अगर जनवरी का महीना है तो वहां पर जो टेम्परेचर, जैसे मान लो कि टेम्परेचर है, यहां पर आपका टेम्परेचर है आपका, ऐसा मान लेते हैं यहां पर टेम्परेचर है आपका, जनवरी का महीना है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो यहां पर आपका टेम्परेचर होगा मान लीजिए 10 डिग्री, 10 डिग्री मान लेते हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ऐसा मान लिया जाए। तो आप देखोगे कि ये लाइन सीधा चलना चाहिए ना, लेकिन सीधा नहीं जाएगी, ये लाइन ऊपर चली जाएगी ऐसे, यानी यहां पर 10 डिग्री बहुत ऊपर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहां पर बात करोगे तो ये लाइन और भी ऊपर चली जाएगी, इस तरह से ऊपर चली जाएगी, यानी अगर यहां पे 8 डिग्री है तो 8 डिग्री और ऊपर मिलेगा। ऐसे ही नीचे में देखोगे, यहां पर आप आओगे तो यहां पर इस तरह से मुड़ जाएगी, ओशंस की तरफ वो मुड़ जाती है। क्यों ऐसा मुड़ जाती है वो लाइन, क्योंकि यहां पर एक गल्फ स्ट्रीम नाम की एक गर्म जल धारा है, ठीक है, वार्म ओशन करंट है, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम की वजह से क्या होता है, ये एक वार्म ओशन करंट है, ये एक वार्म ओशियन करंट है, ये एक वार्म ओशन करंट है गल्फ स्ट्रीम, जो कि पूरे के पूरे एरिया को वार्म करके रखता है और यहां की हीट को ऊपर ट्रांसफर कर देता है। और यहां पर एक और फिजिक्स का फिनोमेना काम करता है जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहता है, ये बताता है चीजों का हीट से कैसा रिलेशन है, संबंध है। तो अगर देखो, अगर मैं बात करूं तो ये है आपका लैंड एरिया, है ना, और यहां पर है आपका ओशियन। इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। लैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, ऐसा है ना। बहुत सारे लाइफ में लोग होते हैं तुरंत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएंगे, है ना, वैसे ही ये है। पर ओशियन जो है वो भगवान भोलेनाथ की तरह जल्दी गुस्सा नहीं होगा, और हो गया तो सब तबाही भी हो जाएगा। तो वो उसी तरह से है, यानी कि ये जल्दी गर्म नहीं होता है, और अगर हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। इसी वजह से इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बट लैंड का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। तो ये था हमारा आइसोथर्म के बारे में जानकारी। आई होप आपको समझ में आया होगा।